मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के युवा नेता और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी श्री पंकज सिंह हैं। उनसे हम बात करेंगे। 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव का असर 2019 के पार्लियामेंट्री पोल्स पे भी होगा। आप और आपकी पार्टी इस चुनौती के लिए कितना तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बात, तो हम सब लोग 2017 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और कार्यकर्ताओं में भी जिस तरीके का उत्साह और जनता के अंदर जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और उनके काम को लेकर है, इस समय मैं कह सकता हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। बहुमत में हम सब लोग आएंगे। इस चुनाव में क्या आप देख पा रहे हैं कि मोदी वेव अभी भी काम कर रहा है? बिल्कुल, 2014 का चुनाव एक जिस तरीके का उत्साह नौजवानों में और मैं कह सकता हूं सभी वर्ग के लोगों में था, मोदी जी के को लेकर, उनके नेतृत्व के को लेकर, वैसी ही स्थिति में आज भी लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी मैं आज वैसे ही हालात आज देश भर में, और ख़ास तौर पे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही हालात हैं। और जिस तरीके से विश्वास लोगों का श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके जो सरकार पर जिस तरीके का विश्वास है, मैं उस वेव में आज भी कोई कमी नहीं देखता हूं। 2017 के चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी के अंदर इन फाइटिंग्स है, तो क्या लग रहा है कि आपको नकारात्मक वोट का फायदा होगा या बीजेपी कुछ ऐसा काम कर पा रही है वहां पर जिसका फायदा होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ नकारात्मक रास्ता लेकर ही सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी, या मैं बहुजन समाज पार्टी से बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में थी तो जिस तरीके का भ्रष्टाचार और वहां पर गवर्नेंस भी एकदम से ठप हो गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो लोगों के अंदर ये उम्मीद थी कि शायद अब उस स्थिति को एक यंग चीफ मिनिस्टर स्टेट को मिला है तो शायद उस स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी बहुजन समाज पार्टी की उसी व्यवस्था को, उसी भ्रष्ट व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बद से बदतर होती चली गई। और ये एक बार की बात नहीं है, सपा जब जब भी सरकार में आती है तो ऐसे ही हालात पूरे उत्तर प्रदेश में होते हैं। नौजवानों के विश्वास के साथ छलने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, किसानों के विश्वास को तोड़ने का काम उन्होंने किया। तो ये सब तो नकारात्मक जो सिचुएशन समाजवादी पार्टी ने स्टेट में बनाई है वो तो है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग एक सकारात्मक दृष्टि लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और केंद्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और सभी वर्गों के लिए जिस तरीके से काम किए गए, योजनाएं ऐसी लेकर आई, सरकार लेकर आई है, उसका असर भी हम सब लोगों को निश्चित रूप से पॉजिटिव असर मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अभी कोई भी एक बड़ा उद्योग या कोई ऐसी स्थिति निर्माण करने का काम यूपी सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया है जिससे कि नौजवान हमारे उत्तर प्रदेश का वह अपने आप को आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत कर पाए। लेकिन इन्हीं 2 वर्ष के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखूं तो इसमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा बैंक, स्टैंड अप, स्टार्टअप, ऐसे बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे कि हमारे देश का नौजवान, जो कहा जाता है कि जो हमारे देश का भविष्य है, उनको भी, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, हमारे किसानों के लिए ही सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है, उज्ज्वला योजना चालू की गई, बिजली की जिस तरीके से पहुंचाने का काम राज्यों तक किया गया है, गांव-गांव, गली-गली पहुंचाने का काम किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये इतने सकारात्मक पहलू भी हम सब लोगों के सामने हैं जिनको लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता जब इन सब चीज़ों का आकलन करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कामों को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ अपना समर्थन निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगी।
आप लगातार 2 बार से बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश में। आप इस असेंबली इलेक्शन में अपना रोल कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, और अगर सरकार बनती है तो क्या आप सरकार का हिस्सा होंगे? देखिए, मैं अपने आप को बहुत ही सामान्य, बहुत ही छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं देखता हूँ, और कोई बहुत बड़ी एम्बिशन लेकर भी मैं राजनीति में नहीं हूँ। एक सेवा भाव के साथ मैं पॉलिटिक्स में हूँ, और एक सामान्य साधारण कार्यकर्ता की तरह मैं नीचे पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा को पहुंचाए रखने में ही अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। बाकी भविष्य में कौन सा दायित्व और किस तरीके से काम पार्टी हम सब लोगों से लेना चाहती है, यह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी प्रेसिडेंटशिप दिया। वजह यह था कि वो ओबीसी वोटर्स को वो करना चाहते थे, उनका विश्वास जीतना चाहते थे। दूसरी तरफ जो कैबिनेट रिसफल भी हुआ, उस बात में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत कैसे मिले। तो उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव है, क्या उसमें जाति एक बड़ा मुद्दा होगा या विकास बड़ा मुद्दा हो? देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात पर बहुत जोर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति या धर्म में अपने आप को, धर्म की राजनीति में कभी भी अपने को बांधने का काम नहीं किया है, बल्कि सबके साथ और सबके विश्वास, अंत्योदय में हम सब लोगों का भरोसा है, हम सब लोगों का विश्वास है। तो इस नीति पर हम सब लोग चलते हैं। और जहाँ तक रही हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, तो इसमें उनके नेतृत्व को सिर्फ ओबीसी वर्ग से आने के कारण ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, यह कहना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केशव प्रसाद जी का एक लंबा राजनीतिक करियर है, एक अनुभव है, और आज उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने अभी सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये कहा जा रहा है, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल गेन के लिए इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज कर रही है, वो झूठी लोकप्रियता हासिल कर रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में इसका फायदा हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। कल भी, परसों भी मैं जिन कार्यक्रमों में था वहाँ भी मैंने इस बात को कहा, और आज फिर मैं कहूँगा कि एक ऐसा विषय है कि इस पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इस पर जय होनी चाहिए तो अपने देश के सैनिकों की जय होनी चाहिए, सेना के जवानों की जय होनी चाहिए, भारत माता की जय होनी चाहिए। और जब भारत माता की जय बोलने की और अपने देश की सेना की जय बोलने की बात हो, तो लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। जब देश की बात हो तो लोगों को अपने दल के झंडे को किनारे रखकर देश के तिरंगे के नीचे सभी लोगों को सामूहिक रूप से आ जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस विषय को भी, इस विजय को भी, और अपने सेना के जवानों के जिस तरीके से अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय देते हुए आतंकवादी कैंप्स को नेस्तनाबूद करने का काम किया, ऐसे में उनकी जय करने के बजाय सबूत जब मांगे जाते हों, तो ये मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं उसके नाते ही नहीं, मैं समझता हूं देश का कोई भी नागरिक इसको उचित नहीं समझेगा। ऐसे समय में तो उनके पराक्रम की, सेना के जवानों के पराक्रम की, उनके शौर्य की, उनके निर्भीकता की, उनके साहस की जय करनी चाहिए, उनका हौसला बुलंद किया जाना चाहिए। एक वर्ग जानना चाहता है कि अगर सबूत है तो सबूत क्यों नहीं सामने पेश किया जाता? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? देखिए, अब इस पर क्या करना है, किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, अब ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार इसमें उचित समय पर उचित निर्णय इस पर लेगी, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन कम से कम ऐसे विषय पर बहुत ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यह मानना है। पिछले बार पार्लियामेंट्री पोल से पहले, संसदीय चुनाव से पहले यूपी में दंगे फसाद हुए थे, और अब विपक्ष की पार्टियां आप पर आरोप भी लगा रही थी कि चुनाव से पहले अक्सर बीजेपी ऐसा करती हैं। इस बार भी बहुजन समाजवादी पार्टी खुलेआम, उस मायावती जी ने आप पर आरोप लगाया है कि आप ऐसा फिर से करने वाले हैं।
क्या आपको लगता है कि चुनाव ही वो वजह है जिस वजह से यूपी में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है? देखिए, बड़ी छोटी राजनीति का परिचय इस तरीके के बयान जो लोग देते हैं वो बहुत छोटी राजनीति का परिचय देते हैं। क्योंकि जब देश की सुरक्षा का मामला हो, जब देश के सम्मान का मामला हो, तो उसको किसी राज्य के सिर्फ चुनावों से ही जोड़कर उसको नहीं देखा जाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जब जिस तरीके से लादेन के ऊपर वहां पर मारने का काम किया गया अमेरिका के द्वारा, तो उस समय उसके बाद जो जनता का देश के सेंटिमेंट जो था वो ये लगता था कि जब यूएसए ये काम कर सकता है उनके देश में जाकर, तो हमारे देश ये काम क्यों नहीं कर सकता। तो अब अगर हमारे देश के सैनिकों ने अपने साहस, अपने पराक्रम से यह काम करके दिखाया है, उनके ये पीओके में जाकर कैंप, आतंकवादी टेररिस्ट कैंप पर जाकर हमला किया, उसको ध्वस्त करने का काम किया है, तो उसके बाद ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं की आकांक्षा नहीं, मैं तो समझता हूं कि ये देश के लोगों की आकांक्षा थी कि अपने भारत को भी इस तरीके का कोई कदम लेना चाहिए। और देश की जनता की जो भावना, देश की जनता की जो भावना होती है, मैं समझता हूं कि वहां के नेतृत्व को भी देश की, प्रजा की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। और हम सब लोगों को गर्व है इस बात का कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम अपने देश के नौजवानों की भावनाओं के अनुरूप वह काम किया है। इसको उत्तर प्रदेश की सिर्फ राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, लेकिन हमारा देश का सम्मान वह बचाए रखना सर्वोपरि है। पर सवाल बीजेपी में अपने कॉन्ट्राडिक्शंस का भी, एक तरफ आपके जैसा युवा नेता भी दिखते हैं, पर दूसरे तरफ आपके नेता विनय कटियार और योगी आदित्यनाथ जी भी हैं जिनको लेकर के तमाम भ्रांतियां फैलती हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कहीं पर भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। सभी ये सही है कि इस देश में ऐसे अनेक दल हैं जिनको आतंकवाद के नाम पर बात करने में उनको वोट दिखाई देता है, और राष्ट्रवाद की जब हम सब लोग बात करते हैं तो उन लोगों को खोट दिखाई देता है। तो ऐसे लोग ही जब कोई हमारे नेता अपने देश की आस्था, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की आध्यात्मिक प्रतीक चिन्हों की रक्षा करने की बात अगर करते हैं, तो उसको सांप्रदायिक या रंग देने का काम कुछ लोग करते हैं, वह भी सिर्फ वोट की राजनीति के कारण। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कम से कम कोई इनर कॉन्ट्रडिक्शन किसी भी चीज़ को नहीं है। हम सब लोगों की स्थिति स्पष्ट है, हम सब लोगों का विचारधारा स्पष्ट है, और वह साफ है कि देश के सामने कुछ भी नहीं। वंशवाद की राजनीति का बीजेपी हमेशा विरोध करती रही है, चाहे सिंधिया हो, चाहे राहुल गांधी हो, और भी लोग हों। आपके आदरणीय पिताजी सेंट्रल लीडरशिप में, क्या आपको लगता है कि आपको भी इस बात का फायदा हुआ है या इसके आप सफरर रहे, इसका नुकसान बीजेपी में? देखिए, मैं तो अब इसको मैं फायदे और नुकसान के तौर पर देखूंगा तो इसमें दोनों चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं बहुत ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं कि लोकतंत्र में मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से ये परिवारवाद का विरोधी हूं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मैं बिल्कुल विरोधी हूं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उस तरीके की पॉलिटिक्स का मैं विरोधी हूं जिसमें कि परिवार का लड़का, बेटा, बेटी वो सिर्फ स्कूल से निकले और सीधे पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाए। मैं उस तरीके की पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी में, तो इसमें जो भी लोग इसमें आए हैं वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। उसके बाद पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी, दायित्व दिया है। अब जहां तक रही मेरी बात, तो आज मैंने एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, जब हमारे फादर जब चीफ मिनिस्टर, देश के महामंत्री और सब कुछ रह चुके थे, उसके बाद भी मैं बहुत सालों तक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता था। मैं उसके बाद युवा मोर्चा के मैं प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य के रूप में पहली जिम्मेदारी मुझे मिली। मैं पार्टी के कार्य समिति का सदस्य रहा और धीरे धीरे मैं प्रदेश का सचिव रहा, फिर महासचिव बना। आज तक अभी मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव का अवसर जब पार्टी ने टिकट दिया तो मैंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैंने नेतृत्व से आग्रह किया कि मुझे अभी जल्दी होगा, बल्कि मुझे और 8-10 साल काम करने दें, क्योंकि आते ही मैं चुनाव लड़ जाऊं इसका कोई
प्रतिकूल प्रभाव हमारे साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन के ऊपर न पड़े, इसीलिए मैं अपने आप को और कार्यकर्ताओं के रूप में विकसित करना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं के साथ मैं काम करना चाहता हूं, देश की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की समस्याओं को समझना चाहता हूं। उसके बाद पार्टी कभी जिम्मेदारी देगी तो वो मैं स्वीकार करूंगा। अखिलेश यादव जी को, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको प्रोग्रेसिव माना जाता है। आप बतौर युवा नेता एक दूसरे युवा मुख्यमंत्री को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में एक नौजवान को मौका मिला था और वह चाहते तो इस उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातिवाद, सांप्रदायिकता, अपराधीकरण, इससे वह मुक्त कर सकते थे। लेकिन अपराधीकरण का भी जातिवाद उन्होंने करने का काम किया है। ये और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से स्वयं जब मुख्यमंत्री ये मीडिया के सामने आकर, उन्होंने प्रदेश के लोगों के सामने आकर एक्सेप्ट किया कि वो जो लड़ाई चल रही है, इनफाइटिंग है, वो उनके परिवार की नहीं है, उनके संगठन की नहीं है, बल्कि यह तो सत्ता का संघर्ष है या सरकार की लड़ाई है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ये चिंता यहां तब आ जाती है। अब उनके परिवार में क्या हो रहा है, उनके संगठन में क्या हो रहा है, इससे मैं समझता हूं न हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को और न ही उत्तर प्रदेश की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता चाहती है एक अच्छा गवर्नेंस चाहती है, जनता ट्रांसपेरेंसी चाहती है, जनता ऑनेस्टी चाहती है, लेकिन वह सारी चीजें इनके नेतृत्व में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती हैं। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त जो मंत्री हैं, उनको मंत्रिमंडल से हटाना और 15 दिन के अंदर दोबारा से उनको लाकर स्थापित करना, दोबारा से शपथ दिलाना, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सरकार का, कि मैं उत्तर प्रदेश को सिर्फ लूटने और खसोटने की लड़ाई वहां पर है। और यह बात स्वयं मुख्यमंत्री ने लोगों के सामने एक्सेप्ट की है कि यह सरकार के अंदर का यह संघर्ष है, तो यह ठीक नहीं है। और राजनीति में तो मैं समझता हूं कि जैसे ये उत्तर प्रदेश में मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर खंजर बदले, कातिल बदले, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात यहाँ पर नहीं बदले। ऐसे हालात हैं यहाँ। असम में आपने मुख्यमंत्री कौन होंगे ये आपने प्रोजेक्ट किया, मुख्यमंत्री आपके कौन होंगे अगर पार्टी चुनाव में आती है तो। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सेनापति विहीन क्यों है? नहीं, सच्चाई यह है कि हम सब लोगों के पास अच्छे और प्रभावशाली नेतृत्व की एक लंबी श्रृंखला हम सब लोगों के साथ है। कई नेता हम सब लोगों के पास हैं, लेकिन चुनावों को लेकर यह हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उनकी स्ट्रैटेजी होती है। और जब यह लगेगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं राइट टाइम आने पर अपना राइट डिसीजन हमारा नेतृत्व लेगा। ये थे पंकज सिंह जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया।